आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम क्या क्या करेंगे आपको बता दे रहा हूँ। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की जो PYQ हैं उनको करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी की PYQ करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन PYQ मतलब कि एक क्वेश्चन जो है उसके 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए सवाल जो बनते हैं इन्हीं ऑप्शनों से बनते हैं। अफलाक इधर उधर भटक लीजिए, लेकिन जो अल्टीमेट आयोग सवाल बनाता है, जो आयोग में सवाल बनाते हैं उनके पास अगर कोई तरीका कोई आधार है सवाल बनाने का तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है। तो हम इन जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है, तो इसके हम लोग चारों ऑप्शन को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इन चारों ऑप्शन में उन चीज़ों को डिस्क्राइब किया जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक, तो ऐसे करके हमारा पढ़ने का अप्रोच रहेगा और धीरे धीरे हम सारा PYQ कर लेंगे। और इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको सारे PYQ यहीं पे याद हो जाएंगे और ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है। आपको पता है उत्तर प्रदेश का है। तो रसिया गीत किसके लिए मनाया जाता है? राधा और कृष्ण के प्रेम से संबंधित गीत है। ठीक, रसिया गीत राधा और कृष्ण के प्रेम के संबंधित रसिया गीत है। अगर यहीं पे हम छत्तीसगढ़ में की बात करें तो यहाँ पे सरहुल मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ झारखंड दोनों में मनाया जाता है सरहुल। यह एक नया साल के उपलक्ष्य में सरहुल उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक, तो हम यहाँ से देखेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो अन्य और क्षेत्रीय गीत या लोक नृत्य हम उनको भी देखेंगे। जैसे एक चरकुला है। चरकुला है, ये भी ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। चरकुला भी ब्रज क्षेत्र में ही मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद नौटंकी है। नौटंकी ये उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ मनाई जाती है? तो हाथरस कानपुर आगरा। हाथरस कानपुर आगरा, आप मेरे साथ साथ बोलते रहिए। हाथरस कानपुर आगरा, मथुरा झांसी। एक चीज़ और हो गया, यूपी से आपको पता होना चाहिए कि भारत के 8 शास्त्रीय संगीत हैं अरे नृत्य हैं, उसमें से एक उत्तर प्रदेश जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें से एक उत्तर प्रदेश का भी है। वो कौन सा है? तो कथक है। ठीक, तो चरकुला पढ़ा, सरहुल, नौटंकी, ये 3 चीज़ें हमने देख ली। रसिया गीत जो है ब्रज क्षेत्र में, रसिया गीत जो है ये ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक, रसिया चरकुल ये सब ब्रज क्षेत्र में चरकुला गाए जाते हैं। ठीक, सरहुल कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में गया। नौटंकी कहाँ हो गई? हाथरस कानपुर आगरा मथुरा और झांसी में गया। ठीक, तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली। उसके बाद कौन सा बचा? राजस्थान। राजस्थान में आपको पता होगा कि कठपुतली को GI टैग मिला हुआ है। घूमर, राजस्थान का अगर लोक नृत्य की हम बात करें तो घूमर ये राजस्थान से फेमस है। ठीक, तो हमको इतनी चीज़ें याद आनी चाहिए। और उसके अलावा राजस्थान से एक चीज़ और है, चकरी। तो राजस्थान के लिए पेन बदल लेते हैं ना भाई, ये हो गई चकरी। ठीक, तो राजस्थान में हमने क्या क्या देखा? घूमर और चकरी। राजस्थान में कठपुतली को GI टैग मिला हुआ। छत्तीसगढ़ में सरहुल। ठीक, उत्तर प्रदेश में हमने क्या क्या देखा? चरकुला, नौटंकी का हाथरस कानपुर आगरा मथुरा झांसी। ठीक, कथक एक लोक नृत्य है जो कि उत्तर प्रदेश, कथक जो शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो हमने ये क्वेश्चन देखा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसे इसमें दिया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर से जुड़ा प्रतीक। तो इनके साथ साथ सबका देख लेते हैं। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं उनका जो चिन्ह है वो सांप है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है। तो जो ये चारों ऑप्शन हुए शेर, शंख, बैल, सांप, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं कहीं पे। हाँ, यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ऋषभ देव हैं, ऋषभ देव का सिंबल क्या है? ऋषभ देव का सिंबल क्या है? तो ऋषभ देव का सिंबल बैल है। ऋषभ देव का सिंबल क्या है? ऋषभ देव का सिंबल बैल। नेमिनाथ का सिंबल क्या है? नेमिनाथ का सिंबल क्या है? इनका सिंबल शंख है। नेमिनाथ का सिंबल क्या है? इनका सिंबल शंख है। पार्श्वनाथ का सर्प हमने देखा, सर्प देखा। महावीर का जो है वो है सिंह। महावीर का चिन्ह क्या है? सिंह। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक, तो महावीर का चिन्ह क्या है? सिंह। उसके अलावा अगर हम किसी और का देखना चाहें,
अजीतनाथ का देख लेते हैं। अजीतनाथ का है हाथी। अजीतनाथ का क्या है? हाथी। अब मेरे साथ साथ बोलिए, अजीतनाथ का क्या है? हाथी। और इनका संबंध कहाँ से है? अयोध्या से है। ठीक, अयोध्या का संबंध 5 जैन तीर्थंकरों से। इसको भी हम लोग एक अलग वीडियो में देख लेंगे। ठीक, अजीतनाथ। उसके बाद अभिनंदन नाथ। अभिनंदन नाथ का क्या चिन्ह है? अभिनंदन नाथ का क्या चिन्ह है? इनका चिन्ह है बंदर। ठीक, उसके बाद नेमिनाथ का हमने देखा, शंख हो गया। पार्श्वनाथ का सर्प हो गया। महावीर का सिंह हो गया। अजीतनाथ का हाथी हो गया। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारा। हाँ, आगे जो क्वेश्चन है हमारा, ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इन सबको हम लोग यहीं पे करेंगे, तो एक एक करके करेंगे। पहले इसको करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा में इसके साथ साथ और क्या चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। जेनेवा में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। ठीक, उसके बाद विश्व बौद्धिक संपदा का भी मुख्यालय यहीं पे है, जेनेवा में। उसके साथ साथ हम द हेग को भी देख लेते हैं। हेग में क्या क्या है? तो हेग की बात करें तो हेग में क्या क्या बताइएगा? बहुत फेमस चीज़ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। ठीक, थोड़ी सर्दी हुई है। इसके बाद हम देखेंगे हेग को और क्या कहते हैं? न्याय और शांति की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी। न्याय और शांति की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी किसको कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजधानी किसको कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय राजधानी कहते हैं द हेग को। अगर मैं लिखते जा रहा हूँ और ये सब सारी चीज़ें आपको याद आते जा रही हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी दिशा में हो रही है। ठीक, उसके अलावा हम न्यूयॉर्क को देख लेते हैं। न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क आपको पता होगा कि अमेरिका में है। यहाँ पे क्या क्या है न्यूयॉर्क में? तो UN का मुख्यालय है, UNDP का मुख्यालय है और यूनिसेफ का मुख्यालय है। इसकी बात करें तो 1946 में बना था और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो ये होता है कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। ठीक, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। 1946 में बना हुआ है। तो UN, UNDP और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। ठीक, हमने ये सारी चीज़ें देख ली। थोड़ा पेरिस के बारे में पढ़ लेते हैं। पेरिस की अगर हम लोग बात करें तो पेरिस में सबसे पहले तो जो एक है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। पेरिस के बारे में जानते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। आपको पता है कि फ्रांस में पेरिस पड़ता है, तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। इनका भारत से बहुत अच्छा संबंध है और फ्रांस से हम लोग राफेल विमान खरीदते हैं। ठीक, उसके बाद एक यहाँ पे है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ उसको, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो मुख्यालय ये भी हमारा पेरिस में ही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो मुख्यालय भी पेरिस में ही है। ठीक, तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या पढ़िए, भारत के राज्यसभा के पदेनुपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के राज्यसभा के पदेनुपाध्यक्ष कौन होते हैं बताइए। तो अब देखेंगे किसमें दिया है कि भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो हमको जहाँ तक पता है ये यूपी उपराष्ट्रपति होते हैं, आप सब लोगों को पता होगा। तो आइए इनके बारे में हम देखेंगे बारी बारी करके। और हम जैसे उपराष्ट्रपति के बारे में अगर यहाँ को डिस्कस करेंगे तो हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी एग्जाम में आई हुई हैं। ठीक, हम ऐसा नहीं कि पूरा उपराष्ट्रपति यहाँ पे आपको पढ़ाने लगेंगे। तो उपराष्ट्रपति के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये पद कहाँ से लिया गया है? ये पद USA से लिया गया है। ठीक,
उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। और ये राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। या राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं या सभापति होते हैं, ठीक। तो वाइस प्रेसिडेंट का पद हमने यूएसए से ले लिया। और इनसे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हम देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 63 इसमें है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 में क्या है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 64 में है कि राज्यसभा का पदेन सभापति, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ, राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा, हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा। जी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे सीधा लिखा होगा राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष या सभापति, ठीक। इंग्लिश में प्रेसिडेंट ही रहता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 64 है, ठीक, राज्यसभा का पदेन सभापति। उसके बाद अनुच्छेद 65 में यह है कि अगर राष्ट्र प्रेसिडेंट अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का कार्य करेगा, ठीक। ये अनुच्छेद 65 में। उसके अलावा अनुच्छेद 66 में है वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन। इनका निर्वाचन कैसे होगा, 66 में है, 67 में है इनका कार्यकाल, 67 में इनका कार्यकाल। अब देख लीजिए वाइस प्रेसिडेंट में आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है UPSSC के एग्ज़ाम के लिए। इतने में से अगर वाइस प्रेसिडेंट से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर लेंगे, ठीक। उसके बाद एक ऑप्शन इसमें कौन सा हो रहा है, गवर्नर को देख लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 153 में है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक गवर्नर होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में, ठीक। अनुच्छेद 154 में कि कार्यपालिका की शक्ति, राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है वह राज्यपाल में निहित रहेगी, क्योंकि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति रहती है वह किस में रहती है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति रहती है वो प्रेसिडेंट में निहित रहती है, ठीक। इनके बारे में भी देखेंगे। 155 में है कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, 161 में राज्यपाल के क्षमादान के बारे में, 213 में अध्यादेश के बारे में। तो अगर राज्यपाल से क्वेश्चन आते हैं, अनुच्छेद से क्वेश्चन आते हैं तो आप बात मान लीजिए, यही बस इतना देख लेंगे तो इसमें से आपको कोई गलत नहीं होगा। और यहाँ पे हमने सब आपको करा दिया। जैसे 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में है कि कार्यपालिका की जो शक्ति होती है राज्य में राज्यपाल में होती है। अनुच्छेद 155 में है कि राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल का क्षमादान। और अनुच्छेद 213 में है अध्यादेश, ठीक। तो इसके अलावा हम क्या देखेंगे, इसके बाद एक इसमें और देख लेते हैं जो है राष्ट्रपति महोदय के बारे में हम कहाँ पढ़ रहे हैं, थोड़ी जगह मिलनी चाहिए। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ी जगह बन जाएगी, यहाँ से लिख लिया जाएगा। तो सबसे पहले पेन का कलर चेंज कर लें, ये हाँ, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे प्रेसिडेंट को देख लेते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अनुच्छेद जो 52 है वो राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 53 क्या कहेगा, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वहीं पे अनुच्छेद 155 जो है यह गवर्नर की नियुक्ति, और अनुच्छेद 154 कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है की बात करता है, ठीक। अनुच्छेद 53 हो गया। अनुच्छेद 54 देख लेते हैं, इसमें क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज की बात किस में है, तो अनुच्छेद 54 में है, ठीक। इलेक्टोरल कॉलेज की बात किस में है, तो 54 में है। और इलेक्टोरल कॉलेज की बात किस में है, तो 54 में है। इलेक्टोरल कॉलेज की बात किस में है, 54 में है, ठीक। अब राष्ट्रपति के कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें, राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो अनुच्छेद 55 में है, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 55 में, ठीक। एक अनुच्छेद और देख लेते हैं, महाभियोग, ये इम्पोर्टेंट है। महाभियोग किस में है, अनुच्छेद 61 में। महाभियोग किस में है, अनुच्छेद 61 में। महाभियोग किस में है, अनुच्छेद 61 में। तो प्रेसिडेंट के बारे में ये आर्टिकल्स तो आपको मस्ट है, इतने आने चाहिए। बाकी एक सेपरेट अगर आप लोग बोलेंगे तो एक सेपरेट टॉपिक्स में आर्टिकल्स के बना दूंगा जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिनसे सवाल बार बार UPSSC पूछता है। बाकी ये आप वीडियो देख लेंगे तो इतना से आपका रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देश में पर्यावरण एक सेकंड, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। पेन का कलर ये रख लेते हैं, ठीक रहेगा। देश में पर्यावरण संरक्षण
सुधार तथा वन्य जीव की सुरक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। ठीक, इसका जो उत्तर है वो 48A होगा। तो हमारा काम यहाँ पे उत्तर बताना तो है नहीं, सारी चीज़ों को एक एक बार देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 44 जो है यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। ठीक, उसके बाद उत्तराखंड ने भी लागू किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक और राज्य आप कमेंट करके बताइएगा। 48 से हमने पढ़ लिया, पर्यावरण संरक्षण तथा सुधार से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 46 देख लेते हैं। अनुच्छेद 46 में क्या, SC ST और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं, ठीक, उनके हितों को बढ़ावा देने की बात करता है। उनके हितों को बढ़ावा देने की बात कौन करता है, तो अनुच्छेद 46 करता है। ठीक, ये आप याद कर लीजिए। अनुच्छेद 46 क्या करता है, SC ST और EWS जो लोग हैं उनके हितों को बढ़ावा देने का काम करता है और रक्षा करता है। ठीक, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो विजय स्तंभ है, यह सवाल आया है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। ठीक, तो विजय स्तंभ के बारे में हम देख लेते हैं मोटा मोटी। विजय स्तंभ को तो सबसे पहले किसने बनाया था, तो इसको राणा कुंभा ने बनवाया था। विजय स्तंभ को किसने बनवाया था, राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक, इसको विष्णु को समर्पित किया इन्होंने, विष्णु को समर्पित किया। ठीक, भगवान विष्णु को समर्पित किया। विजय स्तंभ को किसने बनाया, तो विजय स्तंभ को राणा कुंभा ने बनवाया, भगवान विष्णु को समर्पित किया। इसको कुछ और उपाधियों, इसके कुछ विशेषताएं हैं जो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। पहला तो ये कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश है। ये भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश के रूप में इसको जानते हैं। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश के रूप में इसको जानते हैं। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश के रूप में इसको जानते हैं। एक चीज़ इसको और कहते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। 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 ठीक, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहते हैं, तो भी चित्तौड़गढ़। जो विजय स्तंभ उसको कहते हैं। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहते हैं, ये भी विजय स्तंभ को कहते हैं। किसने बनाया था विजय स्तंभ को, तो राणा कुंभा ने बनाया था। कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। ठीक, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके बारे में देखी। इसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट, इसमें ऑप्शन में जो है वो है उदयपुर। आइए उदयपुर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। उदयपुर को क्या बोलते हैं, तो उदयपुर को झीलों की नगरी बोलते हैं। उदयपुर को क्या बोलते हैं, उदयपुर को झीलों की नगरी बोलते हैं। उदयपुर को क्या बोलते हैं, उदयपुर को झीलों की नगरी बोलते हैं। ठीक, उदयपुर को क्या बोलते हैं, उदयपुर को झीलों की नगरी बोलते हैं। इसको वेनिस ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है। उदयपुर को और क्या बोला जाता है, वेनिस ऑफ द ईस्ट। वेनिस ऑफ द ईस्ट किसको बोलते हैं, तो उदयपुर को बोलते हैं। वाइट सिटी भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, वाइट सिटी भी बोलते हैं। उदयपुर को और क्या बोलते हैं, वाइट सिटी बोलते हैं। उदयपुर को क्या क्या बोलते हैं, झीलों की नगरी, वाइट सिटी, वेनिस ऑफ द ईस्ट। उदयपुर को क्या क्या बोलते हैं, एक बार फिर से बोलिए, झीलों की नगरी, वाइट सिटी, वेनिस ऑफ द ईस्ट। अगर यहाँ पे हम और बात करें तो और तो कुछ खास ही नहीं। महाराणा उदय सिंह द्वारा निर्मित एक सिटी पैलेस है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। और हमने देख लिया कि इसको वेनिस ऑफ द ईस्ट कहते हैं, वाइट सिटी कहते हैं और झीलों की नगरी कहते हैं। ठीक, यहाँ पे एक दो चीज़ें और हैं, नहीं उदयपुर हो गया। अब जयपुर देख लेते हैं। ठीक ना, कितना उदयपुर पढ़ा जाएगा। जयपुर को क्या बोलते हैं, जयपुर को हम लोग बोलते हैं पिंक सिटी। जयपुर को क्या बोलते हैं, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। जयपुर को क्या बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं। ठीक, और क्या बोलते हैं, भारत का पेरिस। भारत का पेरिस किसको कहते हैं, तो भारत का पेरिस भी जयपुर को ही कहते हैं। ठीक, यहाँ पे जयपुर में है हवा महल। जयपुर में है हवा महल। जयपुर में क्या है, हवा महल। ठीक, जयपुर में क्या है, हवा महल। उसके बाद क्या है, जंतर मंतर। जंतर मंतर। उसके बाद क्या है, जंतर मंतर, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और है, आमेर का किला। आमेर का किला। आमेर का किला किसने बनाया था, तो राजा मानसिंह प्रथम। आमेर का किला किसने बनाया था, तो राजा मानसिंह प्रथम। आमेर का किला किसने बनाया था, राजा मानसिंह प्रथम। राजा मानसिंह
फर्स्ट ने क्या बनाया था, आमेर का किला बनाया था। तो हमने जयपुर के बारे में क्या क्या देखा, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, भारत का पेरिस बोलते हैं, ठीक। उसके बाद हवा महल जयपुर में है, जंतर मंतर जयपुर में है, आमेर का किला जयपुर में है जिसको राजा मान सिंह ने बनवाया। हमने इतना देखा, उदयपुर देखा, जयपुर देखा, और क्या है इसमें, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, गुलाबी नगरी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन क्या हमारा, देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हर्ट्ज में मापते हैं, जो वेवलेंथ होती है उसको लैम्ब्डा प्रदेश या एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, ठीक। यही है कि एक चीज़ और है कि जब देखिए यहाँ पे किसी साउंड, जब साउंड की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बढ़ाएंगे तो उसका तारतम्य भी बढ़ेगा। साउंड की अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उसका तारतम्य भी बढ़ेगा, ठीक। जब कोई ध्वनि या प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति कभी नहीं बदलती। मतलब जब जब हम बोल सकते हैं साउंड या लाइट, जब साउंड या लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका कोई चीज़ नहीं बदलता है, तो क्या है, फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक। तो आप बता सकते हैं। ये हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 21। आगे कौन सा है, महावीर स्वामी के बारे में है, ठीक। महावीर स्वामी, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि महावीर स्वामी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था और सिद्ध बने थे, तो ये पावापुरी है। लेकिन हम इनके बारे में और देख लेते हैं क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज़्म ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसमें बस स्कोर पॉइंट देखेंगे, जो जो ऑप्शन है उनके हिसाब से, ठीक। तो पहले जैनिज्म को डिस्कस करेंगे अपन। इसमें क्या है कि इनका जन्म जो बताते हैं, महावीर स्वामी का जो जन्म है कुंडग्राम वैशाली में, कुंडग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी का कहाँ जन्म है, कुंडग्राम वैशाली में, ठीक। ये जातक कुल के माने जाते हैं, ठीक। एक क्षत्रिय डायनेस्टी है, क्षत्रिय वंश से जातक कुल इसके माने जाते हैं। इनके पिता का नाम जो था, इनके पिता का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी जो माता जी हैं, इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला था, ठीक। इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला था। इनका विवाह यशोदा से हुआ था। इनका विवाह किससे हुआ था, अगर महावीर स्वामी के विवाह की हम लोग बात करें तो किससे हुआ था, इनका विवाह हुआ था यशोदा से। इनका विवाह किससे हुआ था, यशोदा से हुआ था, ठीक। इनका विवाह किससे हुआ था, यशोदा से हुआ था। उसके बाद कुछ इनकी यात्राएं हैं, जैसे कि 30 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया था। 30 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया था, ठीक। 12.5 वर्ष की कठोर तपस्या की है, ठीक। कठोर तपस्या की, ठीक ना, 12.5 वर्ष की। अभी जो इनके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ देख लेते हैं हम लोग। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ, जो ज्ञान प्राप्ति है, जैनिज्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या बोलते हैं, कैवल्य। क्या बोलते हैं, कैवल्य। ये कब हुआ था, 42 वर्ष की उम्र में। कहीं कहीं उम्र को लेके विवाद भी रहता है, एज को लेके, तो इस पे इतना नहीं अपने को कंसीडर करना है। बस ये देखना है कि कैवल्य इनको कहाँ पे मिला था, तो जुम्बिक ग्राम। कैवल्य कहाँ मिला था, जिम्बिक ग्राम। कैवल्य कहाँ मिला था, जिम्बिक ग्राम, रिजुपालिका नदी के तट पे। कहाँ मिला था, रिजुपालिका नदी के तट पे। रिजुपालिका नदी के तट पे इनको मिला था, ठीक। ये साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पे जिम्बिक ग्राम में इनको कैवल्य मिला था। कैवल्य कहाँ मिला था, साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर जिम्बिक ग्राम में कैवल्य इनको मिला था, महावीर स्वामी जी को, ठीक। उसके बाद कैवल्य प्राप्त करने के बाद महावीर स्वामी जब कैवल्य प्राप्त कर लिए तो इनको किन किन नामों से जाना जाता है, तो नामों में अगर हम बात करें तो एक नाम है केवलीन, जिन, निग्रंथ, महावीर और जितेंद्र। इन नामों से इनको जाना जाता है, ठीक। मृत्यु की अगर इनके समय की हम लोग बात करें तो ये प्रश्न में दिया हुआ है, मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में हुई थी।
बिहार के पावापुरी में, बिहार के पावापुरी में, ठीक। 468 ईसा पूर्व में हुई थी बिहार के पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है? पावापुरी राजगीर के पास है। पावापुरी कहाँ है? पावापुरी राजगीर के पास है, ठीक। उसके बाद हम जैनिज्म के 3 रत्न के बारे में बात कर लेते हैं। जैनिज्म के 3 रत्न क्या क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चित्र। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है यूपी ट्रिपल एस में। जो जितनी चीज़ें मैं आपको डिस्कस यहाँ पे करा रहा हूँ सारी PYQ ही हैं, किसी न किसी वर्षों में सब आए हैं। तो अगर त्रिरत्न की बात करें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, 3 रत्न ही है। उसके बाद एक चीज़ और है, 5 महाव्रत। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है। अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, और उसके बाद ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य को किसने ऐड किया था? ये महावीर स्वामी के द्वारा ऐड किया हुआ था, ठीक। इतना चीज़ें आपको अगर जैन धर्म के बारे में पता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक ना। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 25 मिनट के ऊपर चले गए हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। इन्हीं को अब 1-2 बार देख लीजिएगा, और जो PYQ बच्चे हैं उनको मैं और वीडियो में करा दूंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या किस टॉपिक पे चाहते हैं, कैसा चाहते हैं। हम लोग का उद्देश्य यही है कि जो अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम हमारा है उसमें रैपिड रिविजन हो जाए, क्योंकि पढ़ने को तो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, और यूपी ट्रिपल SC का जो पैटर्न है ना उसी पे हमने क्वेश्चन किए हैं, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। आप इनको 1-2 बार वीडियो को देखिए, 1.2x पे देखिए, 2.5x पे देखिए, तो आपका काम बन जाएगा। 2.0x होता है, 1-2 बार देख लेंगे तो काम बन जाएगा आपका, आराम से रिवीजन भी हो जाएगा, और जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा वो भी यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से पढ़िए, बाकी कोई समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।